मेरे बेटे को पढ़ाने वाला मास्टर बहुत ही हैंडसम और जवान था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। वो पीछे से आया और मुझे पकड़कर कहने लगा, भाभी जी बस एक बार मेरी प्यास बुझा दो और फिर मैं। मेरा नाम सपना है। मेरी शादी को 5 साल हो गए और मेरा एक 3 साल का बेटा है जिसका नाम मयंक है। मेरे पति एक किराने की दुकान में काम करते हैं। उनकी तनख्वाह से हम लोगों का घर चल रहा था। पैसों की कमी तो घर में थी ही, क्योंकि मैं केवल घर संभालती थी और बस घर में अकेले एक और मेरे पति ही थे जो कि पैसे कमाते थे। लेकिन कम पैसे होने के बावजूद मैंने अपने बेटे मयंक का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी करवा दिया था। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे और किसी तरह उन्होंने एक एक पैसे जोड़कर मेरी शादी 18 साल की उम्र में कर दी थी। मैं बस 5वीं तक ही पढ़ाई की थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। बेटे को पढ़ाई करवाने के कारण मुझे उसके होमवर्क करवाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, जिस कारण से मैं उसके लिए एक ट्यूशन मास्टर रख दिया जिसका नाम रमेश था। वह 24 साल की उम्र का था। वह जब से मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए आया था तब से मेरे बेटे की पढ़ाई में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गई थी। मैं अब उसके होमवर्क को लेकर बिल्कुल निश्चिंत थी। मेरे पति सुबह 8 बजे चले जाते थे और रात में 9 बजे तक घर आते थे। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा ही रहते थे। रमेश 6 बजे शाम में मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। वो खुद भी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसके पास शाम का ही समय रहता था। मैं भी निश्चिंत थी, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आने के बाद सो जाता था और फिर थोड़ा खेलने के बाद शाम में 6 बजे रमेश सर के आने पर पढ़ाई के लिए बैठ जाता था। एक दिन शाम को रमेश हमारे घर में ट्यूशन पढ़ा रहा था। अचानक से मौसम खराब हो गया। फिर बहुत ही जोरों की बारिश होने लगी। बारिश के कारण बिजली भी चली गई। पूरे घर में अंधेरा हो गया था। अब मैंने एक मोमबत्ती जलाकर लाकर रमेश के पास रख दिया। रमेश उस मोमबत्ती की रोशनी में मेरे बेटे को पढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए चाय और पानी लेकर आ गई, और जब चाय और पानी रमेश ने पी लिए तो फिर मैं बाहर बालकोनी में आकर खड़े होकर अपने पति का इंतजार करने लगी, क्योंकि आज बाहर का मौसम बहुत ही खराब लग रहा था। और मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति सही सलामत घर आ जाए। पढ़ाई खत्म होने के बाद रमेश भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया और वह बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रुकने के कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे थे। अब मैंने बरामदे में एक और कुर्सी लगा दिया, उसे बैठने के लिए बोला। वह मेरे बगल में ही बैठ गया। मेरा बच्चा अंदर पढ़ाई कर रहा था। बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। मैं परेशान थी, क्योंकि मेरे पति अभी तक नहीं आए थे। मैंने रमेश की तरफ देखा और उसे बोला, न जाने आज क्या होगा, इतनी जोरों की बारिश हो रही है और देखो अभी तक मेरे पति भी काम पर से लौटकर नहीं आए हैं। मैं अभी उससे बातें कर ही रही थी, अचानक से बादल इतनी जोर से गरजा और बिजली इतनी जोर से चमकी कि डर के मारे मैं रमेश से जाकर चिपक गई, क्योंकि मुझे बिजली और बादल गरजने के कारण बहुत ही डर लग गया था। लेकिन फिर एक पल के लिए मैं जल्द से उससे अलग भी हो गई, और फिर मैंने उसे सॉरी कहा और बोला मुझे बहुत ही डर लग रहा था, इसलिए मैं। मेरी बात सुनकर रमेश मुस्कुरा दिया और बोला, कोई बात नहीं भाभी जी, आपने जानबूझकर तो नहीं किया ना। मैं उसे कुछ ना बोली। फिर वह मुझे बोला कि काश एक बार और बिजली चमक जाए और बादल गरज जाए तो मजा आ जाएगा। और फिर यह कहकर वह मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे हाथों को पकड़कर जोर से दबा दिया। उसकी बातें सुनकर मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। अब वह मुझे कहने लगा, भाभी जी आप बहुत ही सुंदर हो। आपको देखकर तो कोई कहेगा ही नहीं कि आप एक बच्चे की माँ हो। अब उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी, और फिर मैंने उसे जवाब दिया, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ और फिर एक बच्चे की माँ भी हूँ, मैं कैसे सुंदर दिखूंगी। अब रमेश मुझे कहने लगा, पहले दिन ही जब मैंने आपको देखा था मुझे तो देखकर ही लग ही नहीं रहा था कि ये आपका बेटा है और आप एक बच्चे की माँ है। मैंने तो आपको एक ख्वाही लड़की समझा था। अब उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से शर्मा गई, और फिर मैंने उसे थैंक यू कहा। उसका मुझे यूं इस तरह से तारीफ करता देख मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे मन में उसके लिए कोई गलत विचार नहीं था, लेकिन अभी जैसे मैंने हरकत की थी, उस हरकत के कारण जब मैं उसके जिस्म से चिपकी थी तो उसका शरीर का स्पर्श मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और मुझे याद है कि रमेश ने मुझे भी उस समय अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया था। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे एक झटका लगा, जब रमेश अपना हाथ मेरे हाथों पर से हटाकर मेरे पेट को सहलाने लगा। मेरे शरीर के अंदर एक लहर से दौड़ गई। ऐसा लगा कोई करंट लगा है। उस समय ज्यादा रोशनी न होने के कारण
उसकी इस हरकत को कोई देख भी नहीं रहा था। मैंने उससे कहा, यह सब ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं एक शादीशुदा हूँ। लेकिन अब वो मेरे एकदम से करीब आ गया और मुझे कहने लगा, भाभी जी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह तो आजकल चलता ही है। यह कहकर वह अपने दोनों हाथों से मेरी पीठ को और भी प्यार से सहलाने लगा था। और अब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि उसकी सांसें मेरी सांसों को महसूस करने लगी थी। अब मैंने उसे कहा, अभी रुक जाओ, क्योंकि तुमने और भी कुछ मेरे साथ किया तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। और तुम्हें तो पता ही है कि कमरे में मेरा बेटा पढ़ रहा है और मेरे पति किसी भी वक्त आने वाले हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, इतनी तेज बारिश हो रही है, वह अभी कैसे आएंगे? और मयंक भी होमवर्क करने में बिजी है। और देखिए, अभी लाइट भी नहीं है और मौसम भी कितना सुहावना है। इस मौसम का आनंद तो कभी कभी ही आता है। बस एक बार आप मेरा साथ दे दो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। कहकर उसने अपने हाथ को अब मेरे पेट पर से हटाकर मेरे कमर के पास ले आया। रमेश की उम्र तो मात्र 24 साल हो रही थी, लेकिन वह इस तरह से मेरे साथ कर रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस चीज का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि उसका एक एक स्पर्श मुझे बेकाबू और मदहोश कर रहा था। लेकिन अब इस बार मैंने खुद ही उसका हाथ अपने कमर पर से हटा दिया और उसे बोलने लगी, तुम जवान हो, खूबसूरत हो और पढ़े लिखे भी हो। तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी, तब तुम उसी के साथ ये सब कर लेना। लेकिन उसने जवाब दिया कि नहीं भाभी जी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अभी तक मैंने ये सब किसी के साथ भी नहीं किया है। लेकिन जब से मैंने आपको देखा मैं आपका दीवाना हो गया हूँ। बस एक बार आप हाँ कर दो। अब उसकी बात सुनकर ना जाने मुझे क्या हुआ। मैंने बहुत कोशिश की मैं उसे रोक दूं, लेकिन मुझे खुद ही उसका स्पर्श अच्छा लग रहा था। मैं उसे कुछ ना बोली और इस बार उसने मुझे अपने गोद में उठाकर बैठा लिया। फिर मेरे ओठों को किस करने लगा। इस बार मैं अपने हाथों से उसके पीठों को सहलाने लगी थी। हम दोनों की इस हरकत को कोई देख नहीं रहा था, क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं थी और बारिश होने के कारण सभी लोग अपने अपने घर के अंदर थे और मेरा घर सबसे लास्ट में था। इसलिए किसी के आने जाने का कोई सवाल ही नहीं था। बस मुझे मेरे पति के आने का इंतजार था। मुझे उसके स्पर्श से एक अलग ही अनुभव महसूस हो रहा था, जो मैंने आज तक अपने पति के स्पर्श से नहीं पाया था। अब हम दोनों के अंदर एक ऐसी आग लग गई थी जिसे हम दोनों कुचलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी मेरे बेटा कमरे से मामा करते हुए दौड़ता हुआ मेरे पास आने लगा था। उसकी आवाज सुनकर हम दोनों अलग अलग हो गए। मैं जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और फिर अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? तो मेरा बेटा कहने लगा, माँ, कमरे में बहुत अंधेरा हो गया, क्योंकि वह जो लाइट अपने कमरे में जलाई थी ना, वो भी बुझ गई है। इस बार मैं फिर जाकर एक नई मोमबत्ती उसके कमरे में जला दी। इस बार जब मैं कमरे में मोमबत्ती जलाने के लिए आई तो मेरे पीछे पीछे रमेश भी आ गया। मेरे घर में मात्र एक ही कमरा था और एक ही किचन और बालकोनी था। कमरे में मैं पढ़ रहा था और किचन तो बहुत छोटा था, इसलिए रमेश अब आगे और कुछ ना कर सका। इतने में मेरे पति भी साइकिल लेकर घर चले आए। मेरे पति इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो काफी सीधे साधा थे, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इतनी रात में रमेश मेरे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि अब बारिश को थमे काफी देर हो चुकी थी। मेरे पति के आने के बाद रमेश तुरंत अपना घर चला गया था और थोड़ी देर के बाद लाइट भी चली आई थी और फिर मैंने खाना बनाया। उसके बाद हम तीनों खाना खाकर सोने के लिए चले गए। अगले दिन मैंने मयंक को स्कूल भेजा और फिर मैं अपने घर के काम पे लग गई। मेरे पति अपने काम पर जा चुके थे। आज फिर जैसे ही शाम हुई तो ठीक समय से रमेश ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पर आ गया। लेकिन आज सबसे वह आया था, उसका अंदाज बिल्कुल ही पतला पतला सा था। वह बार बार मेरी तरफ से देखे जा रहा था, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए पानी मांगता है। आज वो कोई ना कोई बहाना करके किचन में मेरे पास चला आता था, जबकि पहले कभी वह जब भी पढ़ाने के लिए आता था किचन में कभी भी नहीं आता था। खैर, मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके लिए चाय बनाकर उसे पीने के लिए दे दिया और फिर अपना काम करने के लिए किचन में आ गई। अभी मैं किचन में काम कर ही रही थी, अचानक से पीछे से आकर मेरे से लिपट गया और अपने दोनों हाथों को सामने लाकर अचानक ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं घबरा गई। और फिर जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा, ये सब हरकत रमेश कर रहा था। अब मैं जल्दी से उसके दोनों हाथों को अपने शरीर पर से हटाया और फिर उसे कहा, तुम ये सब अभी क्यों कर रहे हो? मयंक देख लेगा तो क्या होगा? मेरी इस बात पर मुझे कहने लगा, अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें मयंक के देखने का डर लग रहा है ना? अभी रुको, मैं कुछ करता हूँ। यह बोलकर वो मेरे बेटे के पास आ गया और फिर उसे कुछ पैसे देकर सामने दुकान में बिस्कुट लाने के लिए भेज दिया। मेरा बेटा अपने ट्यूशन मास्टर की बात कभी नहीं टालता था।
मयंक की दुकान चले जाने के बाद अब हम दोनों उस घर में बिल्कुल अकेले थे। जैसे ही मयंक दुकान गया, रमेश मुझे अपने बाहों में भरकर मेरे जिस्म के यहाँ वहां किस करने लगा और फिर अपने दोनों हाथों से मेरी जुल्फों को समेटने लगा। मैं उसे कुछ ना बोल पा रही थी क्योंकि मुझे भी उसका साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब रमेश मेरे शरीर से खेलने लगा। उसका एक एक स्पर्श से मैं मदहोश होती जा रही थी। अब मैं अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अभी रमेश आगे कुछ और करता, इससे पहले दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आने लगी। हम दोनों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक कर लिए और दौड़कर आकर दरवाजा खोला तो बाहर में लड़का खड़ा था। मैं अपने बिस्किट लाकर रमेश को दे दिया और फिर वो अपने टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। आज फिर रमेश प्यासा रह गया। एक बार उसने मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और फिर अपने घर को चला गया। अगले समय फिर जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया तो मैंने उसे बताया कि मेरे पति कुछ काम के लिए 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। ये सुनते रमेश को ऐसा खुश हो गया जैसे उसे कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो। उसने बहुत ही प्यार से पूछा, कब जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, कल जा रहे हैं। अगले दिन सुबह मेरे पति शहर जाने के लिए तैयार हुए। रमेश उसे घर से बस स्टैंड तक छोड़ आया। आज फिर जब वह शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया तो उसने एक थैला मेरे हाथों में पकड़ा दिया। जिसे मैं खोलकर देखा तो उसमें फल और मटन था। मैंने उसे बहुत ही अच्छी तरह से बनाया। रमेश मयंक को ट्यूशन पढ़ाने लगा। ट्यूशन खत्म होने पर हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाते वक्त मयंक पूछ रहा था कि मम्मी, सर आज इधर ही रहेंगे क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं बेटा, पापा नहीं है ना, कहीं हम लोगों को डर न लग जाए, इसलिए रमेश सर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। खाना खाकर मैं जल्दी जल्दी बच्चों को सुलाने के लिए चली गई। इस बीच मैंने रमेश को किचन में ही रहने के लिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे फिर से देखे, नहीं तो वह मेरे पति को रमेश के रहने के बारे में बता देता। थोड़ी देर के बाद मैं सो गया तो फिर मैं भी किचन में आ गई और फिर अब जैसे ही मैं किचन में आई, रमेश मुझे देख कर इस तरह से मुझसे लिपट गया जिस तरह से सांप चंदन के पेड़ से लिपट जाता है। और फिर वो मुझे कहने लगा, भाभी जी अब और नहीं रहा जा रहा है। मैंने उसे कहा, थोड़ा सब्र करो, अभी मुझे किचन में कुछ काम करना है, बर्तन भी धोना है। मैंने उसे अपने आप से हटाते हुए कहा। फिर मैं बर्तन धोने लगी और बीच बीच में जाकर बेटे को भी देख रही थी कि मयंक कहीं उठकर बैठ तो नहीं गया है, लेकिन वह बिल्कुल गहरी नींद में सो चुका था। अब मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और मैंने एक नाइट ड्रेस पहन ली और फिर जैसे मैं ड्रेस को पहनकर किचन में आई तो मुझे देखकर रमेश बोला, क्या मयंक सो गया? मैंने कहा, हाँ वह सो गया। उसके बाद उसका दिल खुशी के मारे नाचने लगा और फिर उसने मुझे एक पल की भी देरी किए बिना मुझे वही किचन के फर्श पर लेटा दिया और मुझे प्यार करने लगा। लेकिन मैंने उसे अपने पास से हटा दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेडरूम में ले आई। हमारे बेडरूम में लाइट ऑफ थे, इसलिए रमेश को चलने में थोड़ी मुश्किल लग रहा था। फिर मैंने एक मोमबत्ती जलाई और रमेश को भी कपड़े बदलने के लिए कहा। मैंने उसे एक टॉवेल दे दिया क्योंकि मेरे पास उसके लिए कोई नाइट ड्रेस नहीं था। अब उसके बाद हम दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए, हम दोनों को कुछ भी होश नहीं रहा। उसकी हरकतें मुझे मदहोश किए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रमेश को इस मामले में काफी अनुभव है। आज मुझे उसका साथ बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी, वह खुशी जो कहीं गुम हो गई थी। मेरे पति तो मेरे साथ वह सब रोज ही करते थे, लेकिन आज मेरे साथ जो हो रहा था उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रमेश अपनी खुशी के साथ साथ मेरा भी ध्यान रख रहा था। वह बार बार मुझे यह भी कहता था कि तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना, और मैं बस आंखें बंद करके उसके चेहरे को किस कर लेती थी। करीब 1 घंटा हो जाने के बाद मैं तो काफी थक गई, लेकिन रमेश बिल्कुल भी नहीं थका था और फिर न जाने कितनी देर रोमांस करते करते हम दोनों वहीं पर सो गए। सुबह अचानक से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं अभी भी सोया हुआ था। मेरी नाइट ड्रेस यूं ही फर्श पर पड़ी हुई थी। मैं रमेश को उठाकर जल्दी जल्दी नहाने चली गई। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया और रमेश को दिया। नाश्ता करने के बाद रमेश भी अपना घर चला गया और फिर इसी तरह जब तक मेरे पति नहीं आए तब तक ऐसा ही चलता रहा। आज मेरा बेटा 5 साल को हो गया है, लेकिन जब भी हम दोनों को मौका मिलता था तब हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। मेरे पति जब भी कभी बाहर जाते मैं रमेश को अपने घर पर बुला लेती थी और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना एक अलग ही दुनिया बसाते थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।